नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन राय का। तो आइए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। इनके जो पितामह थे कृष्णचंद बनर्जी, वो वहाँ के बंगाल के नवाब की सेवा में थे और नवाब की तरफ से उनके जो पितामह थे यानी कि इनके जो दादाजी थे, उन्हें राय की उपाधि दी गई थी। तो एक तरह से इनके परिवार को ही राय की उपाधि मिली हुई थी। इसी कारण इनके नाम के आगे राय शब्द जोड़ा जाता है। दूसरी जो उपाधि इन्हें मिली थी वो राजा की थी। राजा की उपाधि मिली थी इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय जो कि एक मुगल सम्राट था, उसने जब इन्हें तत्कालीन ब्रिटिश शासक के सम्मुख भेजा था तो राजा की उपाधि से सुशोभित करने की बात भेजा था। तो दो उपाधियां इन्हें मिली हुई थी, एक राजा की, दूसरी राय की। इसके अलावा इनके कार्यों के कारण भी इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता इन्हें कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इन्हें कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी थी। ठीक इसी तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन के जनक की उपाधि दी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके कार्यों में, इनके जो कार्य का क्षेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा व्यापकता और विविधता होने के कारण इन्हें विभिन्न विभिन्न उपाधियों से सुशोभित किया गया है। और जितनी भी उपाधियां इन्हें दी गई हैं वो सारी इनके कार्यों से, आचरण से मेल खाती हैं और सही मायने में इन्हें सम्मानित भी करती हैं। तो ये हो गई इनके उपाधियों की बात। आइए अब बात करते हैं इनके जीवन वृत्तांत की। राजा राम मोहन राय ने 1809 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। अक्सर ये पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई या किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका प्रकाशित की और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने जो भारतीय जनता थी उसकी आवाज़ ब्रिटिश शासन या साम्राज्य तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद 1811 में इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी सती हो गई थी उन्हीं की चिता के साथ। इस घटना से जो राजा राम मोहन राय थे बड़े ही व्यथित हुए और अंदर तक इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। इस घटना से दुखी होकर ही उन्होंने ये निश्चय किया कि ये जो सती प्रथा नाम की जो अमानवीय प्रथा है जो भारतीय समाज में व्याप्त है, इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और तभी से उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक करने का काम किया। अपने पत्र संवाद कौमुदी में भी काफ़ी लेख लिखे और उसी का परिणाम था कि लगभग 19 साल बाद 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों के कारण सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। मतलब सती प्रथा का जो पालन था वो गैर कानूनी बना दिया गया और किसी भी रूप में उसे निषिद्ध किया गया। तो राजा राम मोहन राय के ही प्रयास थे जिसके कारण सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा भारतीय समाज से समाप्त हो पाई। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था समाज में जागरूकता लाना और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, किसी भी तरह की कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उन्हें दूर करना और जनता को जागरूक करना, वैज्ञानिक रूप से, विवेक रूप से जनता को साक्षर करना और उनमें जागरूकता उत्पन्न करना। 1817 में कोलकाता में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ ही बंगाल में शिक्षा के एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। बंगाल जो तात्कालिक समय में काफ़ी शिक्षित या शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न प्रांत माना जाता था और उस समय काफ़ी सारे जो शिक्षाविद थे वो बंगाल से
उत्पन्न हुए। तो उसको उत्पन्न करने में या वहाँ जागृति उत्पन्न करने में इस हिंदू कॉलेज का अभूतपूर्व योगदान रहा। आइए अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के प्रमुख विचार की। इनका जो सर्वप्रमुख विचार था वो था एकेश्वरवाद। ये एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर जो है एक है। जैसे आपने देखा होगा या हिंदू समाज में या भारतीय समाज में क्या था कि जो हिंदुओं लोग होते हैं उसमें ये माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो इतने सारे देवी देवताओं की वजह से अनेक भ्रांतियां या भ्रम उत्पन्न हो गए थे। तो राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया कि ईश्वर केवल एक है और उसी का केवल पालन किया जाना चाहिए। ये जो एकेश्वरवाद की अवधारणा इन्होंने ली थी, ये ली थी इन्होंने इस्लाम से। इस्लाम में केवल एक ईश्वर या अल्लाह की मान्यता है, तो वहीं से ये विचार इन्होंने लिया था और ये कोशिश करी कि हिंदू समाज में भी केवल भगवान को एक माना जाए और उसी का पालन किया जाए। अगला, मूर्ति पूजा का विरोध। हिंदुओं में मूर्ति जो पूजा है वो प्रचलन में थी और मूर्ति पूजा के नाम पर लोग काफ़ी अंधविश्वास या तरह तरह की जो मान्यताएं होती हैं उनका पालन कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में जो ये मूर्ति पूजा की व्यवस्था थी इसे समाप्त करने के प्रयास किए और ये बताया कि अगर हम ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो हमें मानव की सेवा करनी चाहिए। मानव की सेवा में ही ईश्वर की सेवा निहित है। तो ये राजा राम मोहन राय का विचार था। इसके बाद आता है पुरोहितवाद व अवतारवाद का विरोध। पुरोहितवाद का मतलब था कि जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वही पूजा पाठ या कर्मकांड कराने का काम करते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि सभी जाति और सभी वर्णों के धर्मों के लोगों को ये अधिकार है कि वो शिक्षित हो सकें और कोई भी व्यक्ति जो वेद ग्रंथ उपनिषद आदि का अध्ययन कर लेता है उसको किसी भी तरह के जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उन्हें कराने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, तो पुरोहितवाद का उन्होंने विरोध किया। इसी तरह से अवतारवाद एक प्रथा होती थी। अवतारवाद का मतलब होता है कि ईश्वर का जन्म होता है, अवतार लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से कोई अवतार, कोई पूर्व जन्म नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो ये अवतारवाद की धारणा का भी इन्होंने खंडन किया। इसके अलावा इन्होंने जो जिन मूल्यों पर बल दिया वो ज़्यादातर पश्चिम के मूल्य थे। ये मूल्य कौन से थे? मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के साथ सबसे पहले मानव होने के नाते इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए, भले ही वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वर्ण का हो या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। सबसे पहले सभी इंसानों के साथ मानवता का व्यवहार होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक। दूसरा इन्होंने विचार दिया विश्व बंधुत्व का। विश्व बंधुत्व का मतलब होता है कि पूरा विश्व जो है वो एक है। विश्व में जितने भी इंसान हैं, भले ही वो अलग अलग देशों में रह रहे हों, सभी इंसान होने के नाते हमारे बंधु बांधव हैं। तो सभी लोगों के साथ भ्रातृत्व का, भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। विवेकवाद पर इन्होंने बल दिया। विवेक का मतलब होता है कि कोई भी प्रथा या विचार या परंपरा को यूं ही ना मान लेना क्योंकि वो सैकड़ों साल से चली हुई आ रही है। विवेक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर सोचना और अगर वो युक्ति युक्त लगे, वो तर्कपूर्ण लगे, सही लगे, उचित लगे, तभी उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा उसका बहिष्कार करना चाहिए। स्वतंत्रता पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया। भारतीय समाज में स्वतंत्रता उतनी नहीं है जितनी पश्चिम में मिलती है। भारत का जो समाज है वो उस पर सामाजिकता ज़्यादा हावी है। यहाँ व्यक्ति अगर स्वतंत्र होना चाहें तो कहीं ना कहीं उन्हें परिवार, समाज, रिश्तेदार, धर्म, इन सब के बंधनों का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये बंधन और भी ज़्यादा थे। तो उस समय जब राजा राम मोहन राय भारतीय समाज का विश्लेषण कर रहे थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो भारत में स्वतंत्रता है वो पश्चिमी देशों की तुलना में कम प्राप्त है और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक कुरीतियों से हो, अंधविश्वासों से हो, समाज से हो या ब्रिटिश साम्राज्य से हो। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भी स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन वो तत्कालीन अचानक से ही
ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के पक्ष में नहीं थे। वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो भारतीय जनता में एक तरह से जागृति उत्पन्न कर रहा है, उन्हें अधिकार उपलब्ध करा रहा है और ये जनता एक तरह से ये सीख रही है कि शासन किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से चलाया जा सकता है, ये चलाया जाना चाहिए। तो इस कारण वो ब्रिटिश साम्राज्य को भी भारत के लिए एक वरदान मानते थे और ये मानते थे कि इससे स्वतंत्रता अ, का हनन नहीं हो रहा है, बल्कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके बाद जो उन्होंने विरोध किया वो सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बलि प्रथा, जाति प्रथा, ये बहुत तरह की प्रथाएं थीं जो भारतीय समाज में चलती थी। सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ ही उसकी जो पत्नी होती थी उसे जिंदा बैठा दिया जाता था और उसे सती होना पड़ता था। तो ये बहुत ही अमानवीय प्रथा थी, सैकड़ों साल तक ये चली। लेकिन जब राजा राम मोहन राय ने देखा कि उनके भाई की पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ है, तो वो काफ़ी दुखी हुए, व्यथित हुए और वहीं से उन्होंने प्रण किया कि इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करेंगे। और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, 2 दशकों के लंबे संघर्ष के बाद 1829 में उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। बहुपति पत्नी प्रथा, भारतीय समाज में पहले क्या होता था, हिंदुओं में पहले ऐसा होता था कि एक पत्नी जीवित है, उसके बाद भी जो पुरुष होते थे वो दूसरी शादी कर लेते थे, तीसरी कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, महिलाओं का, स्त्रियों का शोषण होता था और पुरुष की एक तरह से प्रभुता या उसकी जो एक सर्वोच्च स्थिति है वो स्थापित हो जाती थी और इससे एक असमानता बढ़ती थी, स्त्री और पुरुष के बीच जो एक गैप आ जाता था वो बढ़ जाती थी। तो इस कारण उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया और बाद में हिंदुओं में जो बहुपत्नी प्रथा है उसे संवैधानिक रूप से समाप्त भी कर दिया गया। मुस्लिमों में अभी भी ये प्रथा बनी हुई है, लेकिन वो अलग है। बलि प्रथा, पहले क्या होता था, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या कुछ समस्याओं के समाधान के लिए बलि दी जाती थी। ये जानवरों की नहीं, ये मनुष्यों की, शिशुओं की नर बलि तक देने का प्रचलन था। तो ये भी बहुत अमानवीय प्रथा थी। तो राजा राम मोहन राय ने इस बलि प्रथा का भी अंत कराया। एक जो प्रथा बच गई वो थी जाति प्रथा। ये जाति प्रथा आप देख सकते हैं कि ये अभी भी भारतीय समाज में मौजूद है और अभी भी बहुत कठोर रूप से इसका पालन किया जाता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो घर परिवार में हो, सामाजिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो या विवाह की व्यवस्था में हो। आज भी लोग अपने जातीय बंधनों से बंधे हुए हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते। राजा राम मोहन राय का मानना ये था कि ये जो जाति प्रथा है ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि सबसे पहले लोग अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। तो इससे लोगों के बीच वैमनस्य बढ़ता है। कुछ जातियाँ अपने आप को ऊंचा मानती हैं, कुछ नीची समझी जाती हैं। तो लोगों के बीच एक विभाजन है, लोगों के बीच एक कटुता बढ़ा रखी है इस जाति प्रथा ने। तो इस जाति प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी, देश के लोगों में एकता या समानता की भावना नहीं आएगी। तो इस कारण वो जाति प्रथा को भी समाप्त करना चाहते थे, लेकिन अभी तक जाति प्रथा बनी हुई है और ये समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद पश्चिमी शिक्षा तथा भारतीय शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, विशेषकर नारियों की शिक्षा पर। राजा राम मोहन राय के जितने भी प्रगतिशील विचार थे वो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के कारण ही ग्रहण किए थे और उनका मानना ये था कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारतीय समाज में होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय शिक्षा या मातृभाषा में शिक्षा के खिलाफ थे। वो पश्चिमी शिक्षा के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे विवेकवाद, उदारवाद, बुद्धिवाद, वैज्ञानिकवाद, स्वतंत्रता, समानता, इन मूल्यों को अपनाना चाहते थे और इसके लिए ज़रूरी था कि पश्चिमी जो शिक्षा है या पश्चिमी जो शिक्षा है, ईसाई मिशनरी हैं, वो भारत में आएँ और भारतीय लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि भारतीयों की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए और विशेषकर उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया। स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन वो इस कारण करना चाहते थे कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल अकेला शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम किसी स्त्री को शिक्षित करते हैं तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए स्त्रियों को शिक्षित करना काफ़ी ज़रूरी है
और इसी कारण उन्होंने शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। तो ये थे राजा राम मोहन राय के प्रमुख विचार, और ये थी उनसे संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी। तो यदि आप पिछले जो वीडियो हैं वो देखना चाहते हैं तो उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट या शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।